हेलो दोस्तों, तो आज मैं कंज्यूरिंग डेविल मेड मी डू इट इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। बात करें इसकी रेटिंग की, तो जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक इसको 6.5 IMDb की तरफ से 6.5 और रॉटेन टोमेटोज की तरफ से 59% मिला हुआ है। तो अब चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देख पाते हैं 18 जुलाई 1981 को डेविड, जो कि सिर्फ 8 साल का छोटा सा बच्चा होता है। तो यहाँ पे एड और लॉरेन ये दोनों इसका एक्सोर्सिज्म कर रहे थे और साथ ही साथ फादर गॉर्डन भी यहाँ पे उस एक्सोर्सिज्म में मदद करने वाले थे। तो यहाँ पे डेविड की पूरी फैमिली मौजूद थी। यहाँ पे हम देख पाते हैं डेविड की बहन डेबी और डेबी की मंगेतर आर्नी को। सो आर्नी और डेविड ये दोनों की भी बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है। आर्नी यहाँ पे डेविड को ऊपर सुला के आता है। इसी बीच फादर गॉर्डन भी यहाँ पे पहुंचते हैं। तो सीन कट होके हम देखते हैं डेविड को, जो कि सो रहा था, लेकिन उसके दरवाजे पे अचानक एक साउंड होता है। सो वो चेक करने पर उसको एक डिमोनिक हाथ दिखता है। वहाँ पर थोड़ी देर में उसके चिल्लाने की आवाज आता है, इसीलिए सब चेक करने वहाँ पे जाते हैं। लेकिन तब तक डेविड पूरी तरह से पोजेस्ड हो गया था। तो डेविड यहाँ पे अपने ही फादर को एक चाकू मार देता है। तो यहाँ पे एड किसी भी तरह से डेविड को एक्सोर्सिज्म के लिए नीचे लेके जाते हैं। सो एक्सोर्सिज्म के वक्त डेविड काफी आड़े टेढ़े शक्ल बनाता है, जैसे कि हमने अक्सर मूवीज में भूतिया मूवीज में देखा हुआ है। और यहाँ पे लॉरेन जब डेविड को छूती है तो उन्हें एक अजीब सा विजन आता है, जिसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। वो डीमन जो डेविड के शरीर में था वो पूरा बेकअप हो गया था और ये सब आर्नी देख नहीं पा रहा था। सो आर्नी उस डीमन को इन्वाइट करता है, तुम इस बच्चे को छोड़ दो और मुझे तुम पोजेस कर सकते हो। इसीलिए वो डीमन ऐसा ही करता है। अभी डेविड तो नॉर्मल हो गया था, लेकिन हम एज ए व्यूअर देख पाते हैं कि आर्नी कुछ ठीक नहीं था। मतलब उसका आई कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। ये बात ओनली एड ही नोटिस कर पाते हैं। और यहाँ पे एड को एक छोटा सा माइनर हार्ट अटैक आया था, इसीलिए वो किसी को बताए इससे पहले वो बेहोश हो गए थे। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं 1-2 दिन तक डेविड के साथ कुछ हुआ नहीं, लेकिन आर्नी हमेशा एक औरत को उसके आसपास देख पाता था। तो एड यहाँ पे परेशान होके अपने घर जाता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं ब्रूनो, जो इस घर का मालिक होता है। आर्नी और डेबी यहाँ पे ये लोग ब्रूनो के घर पे रहते थे। इसी बीच एड को हॉस्पिटल में होश आ जाता है, तो वो तुरंत वार्न करने के लिए आर्नी को फोन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्नी के घर में ब्रूनो जोर जोर से एक स्पीकर बजा रहा था, इसलिए इन लोगों को फोन की घंटी सुनाई नहीं देती है। सो यहाँ पे कोई फोन नहीं उठाता, इसीलिए लॉरेन यहाँ पे प्रिकॉशन के लिए पुलिस स्टेशन फोन कर देती है कि ब्रुकफील्ड पे, जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, यहाँ पे खतरनाक हादसा होने वाला है, सो जल्दी जाइए। सो इसी बीच हम देख पाते हैं आर्नी का हालत कुछ सही नहीं दिख रहा था। अभी सडनली उसको ब्रूनो की जगह एक डीमन दिखता है, जो कि डेबी के ऊपर अटैक कर रहा था। इसीलिए वो डेबी को लेके वहां से भागती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, बस आर्नी को ऐसा दिख रहा था। इसलिए ब्रूनो भी उसके पीछे पीछे भागता है। तो यहाँ पे ब्रूनो को एक डीमन समझ के आर्नी उसे मार देता है, वो भी 22 बार स्टॉप करके। सो यहाँ पे आर्नी पोजेस्ड स्टेट में चल रहा था। तो वहाँ पर एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर आता है, लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुका था और आर्नी का ड्रेस पूरी तरह से ब्लड से लथपथ होता है। ये देख के वो पुलिस ऑफिसर आर्नी को तुरंत गिरफ्तार करता है। सो यहाँ पे हम कोर्ट रूम देख पाते हैं, जहाँ पे आर्नी नॉट गिल्टी प्लीड करता है और इस केस में एड और लॉरेन ये दोनों भी मदद करेंगे। इसीलिए सबसे पहले तो कहानी के जड़ तक जाने के लिए, ये कहानी कहाँ से शुरू हुआ, इसीलिए ये लोग जाते हैं डेबी के पास। सो डेबी यहाँ पे बताती है सबसे पहले ये डीमन ऑब्वियसली डेविड ने देखा था। तो डेबी और आर्नी ये दोनों ब्रूनो के घर पे पहली बार शिफ्ट हुए थे। सो डेविड यहाँ पे एक वाटर बेड था, वहाँ पे खेल रहा था, तब उस वाटर बेड से एक डीमोनिक हाथ बाहर आके डेविड को अपने पास खींचने लगता है। इसलिए ये लोग एड और लॉरेन को बुलाते हैं। सो एड और लॉरेन यहाँ पे चेक करने पर, उसी वाटर बेड के नीचे चेक करने पर इनको एक अजीब सा निशान मिलता है। इसलिए ये लोग समझते हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो उस घर में एक बेसमेंट था, ये लोग वहाँ पे जाते हैं। सो लॉरेन यहाँ पे चेक करने पर वहाँ पे एक विच टोटेम मिलता है उन लोगों को। सो विच टोटेम मतलब ये जो विचेस वगैरह होते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपना काला जादू वगैरह वो सब करके ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कर्स कर देते हैं। और जो टारगेट एरिया जहाँ पे होता है, जिनको ये लोग टारगेट करते हैं, उसके पास ही इसको छोड़ के आ जाते हैं। विच टोटेम या फिर इसको
एग्स बैग ये भी बोला जाता है। इसलिए वो विच ने इस टोटेम को डेबी और आर्नी ये लोग जिस घर पे रह रहे थे उस बेसमेंट में रख दिया है। और तो और इस टोटेम से किसी भी डिमन को बुलाया जा सकता है। और बाकी आप समझदार हो, डिमन को बुला के क्या करते हैं ये लोग। तो ज्यादा जानकारी के लिए ये लोग जाते हैं फादर गॉर्डन के पास। सो फादर गॉर्डन यहाँ पे सजेस्ट करते हैं तुम फादर कैस्नर के पास जाओ। तो यहाँ पे हम फादर कैस्नर के बारे में जान पाते हैं। फादर कैस्नर एक जमाने में एक बहुत बड़े प्रीस्ट हुआ करते थे। साथ ही साथ ये जो इलीगल सेटानिस्ट कल्ट वगैरह होते हैं इन लोगों को पकड़ते थे। तो यहाँ पे एड और लॉरेन ये दोनों फादर कैस्नर के घर जाते हैं और उनको वही टोटम वाली फोटो दिखाते हैं। सो ये टोटम देख के फादर कैस्नर उनको बोलते हैं कि इस मामले से जितना दूर रहा जाए रहो, क्योंकि ये खतरनाक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ सालों पहले फादर कैस्नर ने इससे ही एक सेटानिस्ट कल्ट को एक्सपोज किया था। सो बात कोर्ट रूम तक पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा 1 महीने पहले ही जन्म हो गया उस बच्चे का, लेकिन उसका हार्ट बॉडी से अलग था। और तो और कुछ दिनों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पत्नी रेलवे ट्रैक में जाके वहाँ पे आत्महत्या कर लेती है। तो यहाँ पे बेसिकली फादर कैस्नर वार्निंग दे रहे थे कि इस मामले से जितना दूर रहा जाए रहो। तो कुछ देर बाद फादर कैस्नर उस कल्ट से बहुत सारे इस काला जादू टाइप का सामान सब मिला था, उसे अपने वो बेसमेंट में रखे थे। तो ये सब वो एड और लॉरेन को दिखाते हैं। तो कुछ दिनों बाद एड और लॉरेन को एक डिटेक्टिव के तरफ से फोन आता है। उस डिटेक्टिव को भी सिमिलर टाइप ऑफ टोटेम मिला था एक केस के दौरान। सो ये केस 2 कॉलेज गर्ल्स की थी। एक का नाम होता है जेसिका और एक का नाम होता है केटी। यहाँ पे जेसिका ने केटी को 22 बार सिमिलर तरीके से चाकू मार के मार दिया था, जैसे आर्नी ने ब्रूनो को मारा। लेकिन अब तक जेसिका की बॉडी मिसिंग है। और तो और कुछ दिनों बाद जेसिका के घर से पुलिस वालों को सिमिलर टाइप ऑफ टोटेम मिला था। तो यहाँ पे उस डिटेक्टिव को एड और लॉरेन की पोजीशन बातों में यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो लॉरेन की एक छोटी सी परीक्षा लेती है। लाइक लॉरेन के पास एक गिफ्ट था, वो चीजों को टच करके उसको कुछ विजन वगैरह आते हैं। इसीलिए वो डिटेक्टिव यहाँ पे 3 वेपन रखते हैं। उन तीनों में से एक ही ओरिजिनल मर्डर वेपन होता है। सो लॉरेन यहाँ पे अपने गिफ्ट की मदद से ओरिजिनल मर्डर वेपन कौन सा है वो बता देती है। इसीलिए वो डिटेक्टिव को लॉरेन के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा होने लगता है। तो यहाँ पे ये लोग जाते हैं वही फॉरेस्ट में जहाँ से किटी की बॉडी मिली थी। तो वहाँ पे उस दिन जो कुछ भी हुआ वो लॉरेन को दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ जेसिका ने जो भी किया वो लॉरेन भी करती है, लाइक चाकू मारना और चाकू मार के भाग जाना। तो लॉरेन यहाँ पे भागते भागते एक रिवर के किनारे में आ गई थी और उस रिवर से एक डिमोनिक हाथ लॉरेन को खींचने लगता है। लेकिन एड यहाँ पे जैसे तैसे लॉरेन को बचा लेते हैं। तो यहाँ पे लॉरेन को पता चल गया था कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल उस दिन जेसिका पॉजेस्ड हो गई थी और केटी को मार के सदमे में भागते भागते वही लेक या नदी जो भी था वहाँ पे गिर गई। इसीलिए पुलिस वालों को उसका बॉडी कभी नहीं मिला। तो उस डिटेक्टिव के साथ एड और लॉरेन का एक डील होता है। अगर लॉरेन सक्सेसफुली जेसिका की बॉडी ढूंढ लेती है तब उस डिटेक्टिव को केटी और जेसिका वाली फाइल देनी पड़ेगी, मतलब जो पुलिस फाइल होता है ना वो देना पड़ेगा। सो लॉरेन की वजह से जेसिका की बॉडी उस रिवर से मिलती है। सो डिटेक्टिव यहाँ पे उनको वही केस फाइल सौंप देता है। उसके बाद ये लोग जाते हैं एक मॉर्चरी पे जहाँ पे केटी की लाश होती है। यहाँ से लॉरेन उस लाश को टच करके वही सेटानिस्ट को देख पाती है, वही विच को देख पाती है। तो यहाँ पे वो विच ब्लैक मैजिक कर रही थी और उसका असर जेल में आर्नी पे हो रहा था। तो यहाँ पे लॉरेन अपना पावर इस्तेमाल करके वो विच को जैसे तैसे रोक लेती है। उसके बाद एड और लॉरेन अपने घर जाते हैं जहाँ पे फादर गॉर्डन उन्हें एक किताब देते हैं जिसकी मदद से अर्ली टाइम में जो सेटानिस्ट कल्ट हुआ करता था उन लोगों को रोकने की प्रक्रिया उस किताब में था। तो यहाँ पे उस बुक में लिखा गया था कि सेटानिस्ट जो भी जहाँ पे भी वो अपना ये काम कर रही है उस टेबल या फिर उस बेस को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कर्स टूट सकता है। और तो और यहाँ पे लिखा था कि जो सेटानिस्ट ये कर रही है अगर वो कर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो वही डिमन उसका सोल लेके हेल पे चली जाएगी। यहाँ पे इस बुक में और एक बात भी मेंशन होता है, उस विच को अपना कर्स पूरा करने के लिए पहले तो एक बच्चे की मौत, उसके बाद एक लवर जो कि आर्नी था उसकी मौत, उसके बाद एक गॉड्स मैन यानी प्रीस्ट टाइप का आदमी उसकी मौत होना चाहिए, उसके बाद ही कर्स कंप्लीट होगा। सो गौर करने वाली बात है कि बच्चे की मौत तो हो चुकी है ऑलरेडी, केटी और जेसिका में से केटी तो मारी जा चुकी है। उसके बाद लवर यानी आर्नी का मौत होना चाहिए और उसके बाद किसी
प्रीस्ट टाइप का आदमी की मौत होना चाहिए, उसके बाद ही कर्स कंप्लीट हो पाएगा। सो कर्स टूटने के लिए वो विच जहाँ से ऑपरेट कर रही है, मतलब जहाँ वो ब्लैक मैजिक रिचुअल वगैरह कर रहे हैं, उस जगह का पता होना चाहिए ताकि वहां जाके उसका बेस ये लोग तोड़ सके। तो यहाँ पे लॉरेन उसके विजन के मदद से बोलती है कि वो जगह के आसपास एक ट्रेन जैसा कुछ साउंड कर रहा था, मतलब उसके पास शायद ट्रेन लाइन होगा, और तो वाटर ड्रॉप की साउंड भी आ रहा था। तो यहाँ पे एड कुछ समझ सके इससे पहले वो बेहोश हो जाते हैं, और होश में आते ही उनको वो एक विजन देखते हैं, लाइक वो विच उनके घर पे आ गई है और सडनली उसके ऊपर मतलब एड के ऊपर कोई हमला कर देता है, और एड उसको क्रॉस दिखा के रोक रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, इसीलिए वो उसके ऊपर नाइफ उठा के हमला करने ही वाले थे। तभी उनको डेबी रोक देती है। अभी एड जब होश में आते हैं तब उनके सामने लॉरेन थी, मतलब वो विच एड को ये सब विजन दिखा रहा था, और एड यहाँ पे लॉरेन को वही डिमन समझ के जस्ट मारने ही वाले थे। इसी बीच ये लोग डिस्कवर करते हैं कि उनके ऑफिस में वही टोटेम देखते हैं, मतलब वो विच का थर्ड टारगेट एड होने वाले थे। सो लॉरेन यहाँ पे ज्यादा मदद लेने के लिए फादर कैस्नर के पास जाती है। दूसरी तरफ एड यहाँ पे वो विच का बेस कहाँ पे होगा ये फिगर आउट करने का कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे मैप देखने पर और सोचने पर उनको पता चलता है कि वो बेस के पास ट्रेन लाइन होता है, और ट्रेन लाइन के पास रिवर भी था, और तो और टोटेम जहाँ जहाँ से मिला है ये सब जगह मार्क करने पर उनको एक पर्टिकुलर जगह मिल जाता है जो कि था फादर कैस्नर का घर। दूसरी तरफ फादर कैस्नर की सच्चाई हमें पता चलता है। तो फादर कैस्नर यहाँ पे लॉरेन के सामने अपना कन्फेशन रखते हैं, लाइक वो बताते हैं कि साल 1932 में वो मैरिज किए थे और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। क्योंकि वो एक फादर थे तो उनको मैरिज करने का परमिशन नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को हमेशा घर के बेसमेंट में छुपा के रखते थे, और वही बेसमेंट में वो काला जादू टाइप का सब सामान भी था। तो यहाँ पे उनकी बेटी को उस काला जादू टाइप का सब सामान से एक ऑब्सेशन सा हो गया था, क्योंकि वो दिन भर रात भर उनसे खेलती रहती थी, तो उसे शायद से बैड इन्फ्लुएंस हो गया, उसी के चलते वो एक सैटानिस्ट बन गई। तो यहाँ पे लॉरेन पूछती है कि पहले भी तो हम तुम्हारे पास आए थे, तब तुमने ये सब हमको बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पे फादर कैस्नर बोलते हैं कि वो अपने बेटी से एक बार मिलना चाहते हैं, क्योंकि जब से वो सैटानिस्ट बनी है वो उनके पास नहीं रहती। यहाँ पे फादर कैस्नर बोलते हैं कि बचपन में उनकी बेटी यानी हम जिस विच को देख पा रहे थे, उनकी बेटी अक्सर उसके घर के पास वाले कुछ टनल्स है वहाँ पे वो खेलती थी अक्सर। सो मे भी उसका वो बेस हो सकता है। सो लॉरेन यहाँ पे उस टनल्स के अंदर जाती है। इसी बीच एड भी जल्दी जल्दी में गाड़ी चला के कैस्नर के घर तक पहुँच गए थे, और यहाँ पे हम देख पाते हैं कैस्नर के घर पे वो विच भी आ गई थी, मतलब उनकी बेटी, और वो कैस्नर को उनका गला काट के मार देती है। उसके बाद वो लॉरेन के पीछे पीछे जाती है। सो लॉरेन की आवाज सुन के एड नीचे वो टनल्स के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो विच सडनली आके उनके आंखों पे कुछ तो फूंक देती है। उसके बाद एड पूरी तरह से वो विच के कंट्रोल में थे और लॉरेन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आर्नी जो कि जेल में है वो पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाता है, लाइक उसे वो डीमन पूरी तरह से पोजेस्ट कर लेता है। वो हवा में लटकते लटकते खुद को मारने का कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे एड लॉरेन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था और जस्ट मारने ही जा रहा था। तभी एड को अपने पुराने याददाश्त सब धीरे धीरे आने लगता है। तो कुछ देर बाद वो अपने आप काबू में आ जाता है और वो विच का जो टेबल था उसको तोड़ देता है, जैसा कि बुक में लिखा था। तो यहाँ पे कर्स पूरी तरह से टूट जाता है, और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि आर्नी जो कि जेल में था वो भी नॉर्मल हो चुका था पूरी तरह से। तो कुछ देर बाद वो विच उन दोनों को मारने के लिए, मतलब एड और लॉरेन को मारने के लिए आगे आती है, क्योंकि उसका कर्स टूट चुका था। इसीलिए वो जिस डीमन को बुलाई थी वही डीमन आके उसको मार के उसका सोल हेल पे ले जाता है। तो उसके बाद हम कुछ महीने बाद देखते हैं कोर्ट आर्नी को 5 साल की सजा सुनाते हैं, और यहीं पे कहानी खत्म होता है। इसके बाद हमें कुछ उस टाइम के जो रियल फोटोज और रिकॉर्डिंग्स वगैरह थे वो सुनाया जाता है, और यहीं पे मूवी खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।